हजारों करोड़ रुपए आपको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेता बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। फ्री में बन के दिखाइए। इतना पैसा मैं डॉली चाय वाले पे लगा दूं, वो भी देश का सबसे पावरफुल आदमी लगेगा। मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 125 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीएम मोदी ने कितनी नहीं की। डरपोक है आप। फिर आप में और चोरों में क्या फर्क है? चोर भी तो यही काम करता है ना। कोई उसको चोरी करते देख ले तो कहता है थोड़ा पैसा तुमको भी दूंगा, चुप रहना। वही इस देश में चल रहा है। एक होम मिनिस्टर को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए देश की सिक्योरिटी के लिए। वो वहाँ थोक में विधायक सांसद खरीदते घूम रहे हैं, जहाँ आप सिर्फ तस्वीरें खिंचाने जाते हैं, जहाँ आप सिर्फ ये दिखाने जा रहे हैं कि जो सबसे पावरफुल नेता है उसके साथ मेरी एक तस्वीर है। जैसे लोग चिड़ियाघर में जाके शेर के साथ तस्वीर खिंचाते हैं और दिखाते हैं कि हमें डर नहीं लग रहा, बीच में कांच होता है। अभी सारे मिनिस्टर के 3 काम है। पहला काम मोदी जी के हर ट्वीट को विदिन अ सेकंड रिट्वीट करना। दूसरा काम मोदी जी जो कह रहे हैं उस बात का बिना सोचे समझे समर्थन करना। और तीसरा काम जहां माइनिंग हुई वहां नियम बदले गए। एयरपोर्ट के नियम बदले गए ताकि एयरपोर्ट खरीद सके अडानी प्राइवेट तौर पर। सिर्फ भारत नहीं, भूटान में भी अडानी बिजली बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के जाने के अगले दिन बाद अडानी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। अंबानी फ्री में जियो लाए थे ना, उसके बाद लिए ना पैसे लोगों ने। और सबसे महंगा रिचार्ज है उनका, आप दे रहे हैं। आधार का डेटा हमने गवर्नमेंट को दिया था, अंबानी के पास कैसे पहुंच गया? आप पाकिस्तान के बारे में 4 बातें बोल सकते हैं चुनाव के समय, पर आपकी हैसियत नहीं है आप चाइना पे सीधे तौर पे बोल सकें कि चाइना होता कौन है ये कहने वाला कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। मौत जिस दिन आएगी वो आपको ये देख के नहीं छोड़ेगी कि आप बीजेपी से, चलिए आपसे कल मिलेंगे। जब सिर्फ यही रास्ता होगा, या तो मौत या दिल्ली छोड़ो, तब आप दिल्ली छोड़ेंगे ना। पीने लायक पानी नहीं है दिल्ली, सांस लेने के लिए हवा नहीं, और कुछ दिन बाद रहने के लिए जमीन भी नहीं बचेगी। आप मूर्खता की हद देखिए कि अब हम सिर्फ 47 के दंगे पे बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बाबर पे बात कर रहे हैं। 29 साल में वो आदमी बाबा है, देश का सबसे बड़ा बाबा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री उसकी आरती उतार रही है। एक अनपढ़ नेता ही ऐसा काम कर सकता है, पढ़ा लिखा नेता कभी नहीं करेगा। अंबेडकर कहते कहते मर गए कि पढ़ो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप जनता को कुत्ता बना रहे हैं। भगत सिंह कहते कहते मर गए कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और इस देश में आज धर्म को सेलिब्रेट करा जा रहा है। बीजेपी का जो कार्यालय 5 स्टार 7 स्टार बना है, ऐसा एक स्कूल तो बनवा देती बीजेपी, में ज्वाइन कर लेता बीजेपी। बुलेट ट्रेन कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? हर जगह बिजली पहुंची है। भारत विश्व गुरु बन गया है। काला धन वापस आया है। हिंदू मतलब तो कट्टर हिंदू नहीं। अमेरिका थप्पड़ मार रहा है, चीन थप्पड़ मार रहा है। इसलिए मोदी जी से विनती है कि वो रिटायर हो जाए, वो रिटायर हो जाए, वो रिटायर हो जाए। चुप कर बे। आज हमारे साथ हैं जुझारू पत्रकार राघव त्रिवेदी। राघव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दैट्स अवर पॉडकास्ट। और आपकी इंट्रो में मैं आपके बायो से ही लेके कहना चाहूँगी कि जिस दौर में सच बोलना गुनाह है, उस दौर में मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल एप्ट आप पे सूट करता है और आजकल की पत्रकारिता पे भी लागू होता है। कैसी चल रही है पत्रकारिता? पत्रकारिता कैसी चल रही है, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब इस देश की जनता को देना चाहिए, जो लगभग 10 सालों से टीवी को देख रहा है। हम जब छोटे थे तो हमसे एक बड़ी सुंदर बात कही जाती थी कि अखबार को पढ़ा करो, उससे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता चलती हैं। न्यूज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाता था। लेकिन मैं पिछले 10-11 साल से, जब से पॉलिटिकली आप अवेयर होते हैं, आप अपनी सोसाइटी को समझते हैं, मैं जिन चैनल्स पर जिन जर्नलिस्ट को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता वो पत्रकारिता कर रहे हैं। क्योंकि आपके देश में आपकी पत्रकारिता का काम होता है सिस्टम से, सरकार से सवाल पूछने का। मैं 10 साल में देख रहा हूँ कि पत्रकारिता गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चीयर्स कर रही है, जबकि गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा फंड है अपनी पॉलिसीज पर खर्च करने के लिए, अपने प्रचार के लिए। तो उसके बाद जर्नलिस्ट ये काम क्यों कर रहे हैं? तो समझ में आता है कि दोनों की साठगांठ है। और इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया है। इस तरह से सरेंडर कर दिया है कि वो अब पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे को प्रमोट करने का काम करते हैं। आप सोचिए, एक देश का टीवी चैनल अगर इस चीज़ पर बहस कर रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो इसके पीछे कितनी बड़ी पॉलिसी काम कर रही होगी। वो भी उस देश में जहाँ 140 करोड़ की आबादी है, जहाँ 6 से 7 धर्म रह रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई ऐसा कह रहा है कि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो ये बहुत ही छोटी सोच है। जिन टीवी चैनल्स पर साइंटिस्ट को होना चाहिए था, वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि वो पर्ची से आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जर्नलिस्ट का काम ये था कि बाबाओं को, पॉलिटिशियंस को स्टूडियो में बिठाना, जिनके पास ऑलरेडी ये प्रिविलेज है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। पब्लिक जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता है, अगर उसको आप टीवी चैनल्स पर लाते हैं, तब बात समझ में आती है कि आप जर्नलिज्म कर रहे हैं।
वो थोड़ा सा इस दौर में मुझे मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़ा सेटअप है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, आप बिना प्रॉफिट रन नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रॉफिट के लिए पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक के अधिकार से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। राइट, उनकी आवाज़ जो जो रियल मुद्दे हैं वो नहीं लेके आ रहे हैं। नहीं। लेकिन आजकल तो हम अर्नब गोस्वामी को भी अरावली के लिए काफ़ी बोलते हुए, मुखर होते हुए देख रहे हैं। फिर आपको क्या शिकायत है? अब तो वो उठा रहे हैं ये मुद्दे। सवाल ये नहीं कि अर्नब अब उठा रहे हैं, सवाल ये कि 10 साल तक वो कर क्या रहे थे। मैं जब एक कुएं में गिरा, उस वक्त मुझे बचाने कोई नहीं आया। कुएं में पानी भर गया है और मेरी लाश उस पर तैर रही है, तब कोई ये बताने आए कि एक आदमी मर गया है, तो इसे मैं पत्रकारिता नहीं समझता हूँ। अर्नब गोस्वामी, आज हो सकता है उनकी गिरती टीआरपी की वजह से उन्हें स्टंट करना पड़ा हो, मैं उनके इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, हो सकता है भी उनका इंटेंशन नेक हो, लेकिन उनके 100 पाप हैं जो एक पुण्य करने से वो धुल नहीं जाएंगे। अगर वो अभी अरावली के लिए बोल रहे हैं, उन्नाव रेप केस पर बोल रहे हैं, वो दिल्ली के पॉल्यूशन पर बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, देखते हैं कब तक वो इस चीज को कंटिन्यू रख पाते हैं। और एक और चीज होती है नेहा, हम बहुत ज्यादा दिन तक गलत चीज के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। पब्लिक देखती है और वो फैसला करती है। अर्नब एज अ जर्नलिस्ट अगर मरने लगेंगे, उनकी पहचान खत्म होने लगेगी, तो उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि वो एक बार सरकार के खिलाफ बोल के अपनी पहचान को, अपनी टीआरपी को बैलेंस करे, और उसके बाद वो फिर उसी ढर्रे पर चलेंगे। राइट। आपने 3 मुद्दों की बात करी अभी अपनी स्टेटमेंट में। अरावली की बात करी, दिल्ली के पोल्यूशन पे बात करी, उन्नाव पे बात करी। इन तीनों पे एक एक करके आते हैं। अरावली पे आते हैं। अरावली का सब लोग टीआरपी से रिलेटेड क्योंकि उसके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन इसके मूल में क्या है? अरावली तो कब से है? कितने 100 सालों से अरावली इतना पुराना पर्वत है, और माइनिंग भी कब से चल रही है। तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरावली के लिए इतना बड़ा मीडिया में भी बवाल मच रहा है और राजस्थान में भी इतना प्रोटेस्ट हो रहा है? अरावली में इलीगल माइनिंग कई सालों से चल रही है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या मैं कोई ऐसा नियम ला सकता हूँ कि जो 6 फुट से छोटे लोग हैं उनको मार दिया जाए, उनको इंसान कंसिडर नहीं किया जाएगा, या जिन पेड़ों की हाइट 10 फीट से कम है उन्हें पेड़ कंसिडर नहीं किया जाएगा? ये मतलब कोर्ट किस बेस पर ये फैसला ले सकता है कि जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ है उन्हें अरावली कंसिडर नहीं करेंगे? दूसरी चीज ये कि अरावली पर जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने शो किया, जिस तरीके से रजत शर्मा ने शो किया कि दिल्ली की आकृति एक कटोरे जैसी है, और उन्होंने पूरा अपना कटोरा जर्नलिज्म पोर्ट्रे किया, बताया कि किस तरह से अरावली दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। अरावली लगभग अरबों साल से मौजूद है, तब तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं होता था। सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज में गलती करती है तो जर्नलिस्ट उसको गलती क्यों नहीं मान रहे हैं? और गवर्नमेंट भी भगवान नहीं है, उससे गलती हो सकती। गवर्नमेंट ये मान लेती कि ये गलती हमसे हुई है और हम इस फैसले को वापस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, वो ये मान लेता कि उसका फैसला गलत है, हम इसे वापस ले सकते हैं। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, अरावली 3 राज्यों से होकर गुजरती है, उनका इकोसिस्टम बैलेंस करती है। राजस्थान के लोगों के लिए उनका कल्चरल प्राइड है, राजस्थान से आने वाली रेत को दिल्ली में आने से रोकती है। और जिस तरह से भारत में जंगल खत्म हो रहे हैं, लगभग 16 लाख हेक्टेयर 10 साल में कम हो गया। अब आप पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने उत्तराखंड की तबाही देखी, किस तरीके से डिजास्टर हुआ। तो आप जितना माइनिंग करेंगे, क्योंकि अरावली में खनिज है और वो किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देना है, तो आप एक पायलट टेस्टिंग करते हैं कि हम एक ऐसा फैसला देते हैं, अगर इसका बहुत दिन तक विरोध नहीं हुआ, बड़ा विरोध नहीं हुआ, तो हम इस काम को कर लेंगे। अगर विरोध होता है तो हम बैलेंस करके फैसले को वापस ले लेंगे। आप ये देखते हैं कि लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं, आप ये चेक करते हैं कि जनता में अभी इस चीज को लेके गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, उसके आउटपुट पे आप डिसाइड करते हैं। यानी इस तरीके के सारे फैसले में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया, सरकार सब इन्वॉल्व है, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। और अगर ये हिस्सा सबका है तो नुकसान किसका है? नुकसान जनता का है। तो अरावली को खत्म कर देने से मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में रहने वाले लोग, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो इस 10 साल के फायदे को देख रहे हैं, 20 साल के फायदे को देख रहे हैं, जो उनकी जेबें भरेंगी। इसके बाद के 100 साल जो आने वाली पीढ़ी गुजारेगी, वो उन्हें कोसेगी कि हमसे पहले कुछ ऐसे लोग पैदा हुए थे जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें भी जीना है। लेकिन अब तो अरावली के फैसले को लेकर क्लैरिफिकेशंस भी आ रही हैं कि नहीं, हमने बोला कि 100 मीटर, लेकिन अब तो उसके आसपास का कुछ उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड एक्स्ट्रा 2AV टाइप के बहुत ये लेके आ रहे हैं साथ में एक्सप्लेनेशंस कि नहीं, उतने नीचे की पहाड़ियाँ, मतलब उसके आसपास के पूरे इकोसिस्टम को नहीं
छेड़ा जाएगा। इस फैसले को आप थोड़ा-सा अगर आप व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर पाएँ कि 100 मीटर की जो बात हुई थी, अब उसमें क्या चेंज आया है? जो ये कहते हैं कि नहीं अब हमने थोड़ा ऐसा नहीं इतना नहीं है लेकिन हम अकोमोडेट कर लेंगे, तब भी इतना नुकसान नहीं होगा जितना लोग समझ रहे हैं, जितना शोर मचा रहे हैं। मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दे दे, सुप्रीम कोर्ट या सरकार, दो पहाड़ हैं, एक की ऊंचाई 100 मीटर है, एक की 99 है और एक की 101 मीटर है। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको तोड़ा जाए और इसको नहीं? तो ये 1 मीटर का डिफरेंस जरूरत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक इतना अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ है नेचर का, उसको खराब करने की जरूरत क्या है? उससे फायदा किसे है? 140 करोड़ की आबादी में क्या 140 करोड़ लोगों को अरावली के पहाड़ों के खनन से कोई फायदा है? अरावली में कुछ ऐसा निकलेगा जिससे दिल्ली में रहने वाले लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो जाएगा, रोजगार की समस्या हल हो जाएगी? जो बड़ी प्रॉब्लम्स है नेहा, गवर्नमेंट स्कूल की प्रॉब्लम्स है, 10 लाख सरकारी स्कूल पिछले 11 साल में बंद हो गए, सवाल नहीं उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसमें क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रहा है? मेडिकल स्ट्रक्चर आप इंडिया का देखिए, कोविड में सबके सामने एक्सपोज हो गया कि हम किस स्थिति में हैं। तो जब इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है तो समहाउ बीच में अरावली निकल के आ कहां से जाता है? कोर्ट एक्सप्लेन करता है कि इससे पब्लिक को क्या फायदा है, पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज कैसे यूजफुल होगी, तब तो समझ में आता है। ये सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ बड़े उद्योगपतियों का फायदा है उस माइनिंग से, इसलिए वो करवाई जा रही है। तो इसके टेक्निकल फैसलों में आप कितना ही बदलाव कर लें, हमें नहीं पता, हमें आपकी नियत पे शक है कि आप ये काम नेक नियत से नहीं कर रहे हैं। अगर आप नेक नियत से नहीं कर रहे हैं और जनता का नुकसान है तो अरावली के खिलाफ लोग खड़े होंगे और बोलेंगे। और वही हुआ जब लोगों ने खुल के बोलना शुरू किया, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज उठाई, क्योंकि टीवी पर तो आवाज नहीं उठ पा रही थी, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एक उम्मीद बचे थे। लोगों ने वहां बोलना शुरू किया, आपको फैसला वापस लेना पड़ा, आपको उसमें नए नए एक्सप्लेनेशन जोड़ने पड़े, लोग नहीं बोलते तो ये काम आराम से हो जाता। तो मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि सारी पायलट टेस्टिंग है, हम करके देखते हैं क्या होता है। राइट। कोर्ट के फैसलों पे बात आई है तो उन्नाव के फैसलों पे अगर हम आए तो उन्नाव जो विक्टिम है, ये किस तरीके का फैसला हुआ कि एक सेंटेंस मिली हुई थी, लाइफ सेंटेंस, और अब वो बेल पे आउट है, तो इस पे अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा संज्ञान नहीं ले सकता क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। नेहा, मुझे समझ नहीं आता कि जब वो लड़की इंडिया गेट के पास बैठी प्रोटेस्ट के लिए, तो जिन पुलिस वालों ने उसको उठाया होगा, खींचा होगा, उनके हाथ नहीं कांपे होंगे। जिस जज ने ये फैसला दिया कि आप उसको बरी कर दो, क्या उसकी जबान काफी नहीं होगी? क्या उन्हें एक पल के लिए भी नहीं लगा होगा कि इस लड़की का गैंगरेप हुआ, इसके शरीर में 25 टांके थे, रॉड पड़ी हुई थी, इसके फैमिली मेंबर का मर्डर हो गया? वो लड़की कह रही कि अगर आपने इस आदमी को छोड़ दिया है तो कम से कम मुझे जेल में डाल दो ताकि मैं सुरक्षित रहूं। इमेजिन। तो आप इमेजिन करो, जब एक फीमेल जिसका रेप हुआ है वो अपने विक्टिम को अपने गांव शहर में टहलते घूमते हुए देखेगी तो वो किस दर्द से गुजरेगी। उस दर्द को अगर जज फील नहीं कर पाते हैं, तो उस दर्द को अगर सिस्टम फील नहीं कर पाता है, तो मुझे लगता है ऐसी अदालत को गिर जाना चाहिए, ऐसे जजों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आप लॉ के कई टेक्निकल मामले निकाल के मेरे सामने रख सकते हैं कि वो एक लोक सेवक रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके ये राइट हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सजा में जमानत मिल सकती है। मेरा सवाल ये है कि अगर एक रेपिस्ट को जमानत आप दे सकते हैं तो सोनम वांगचुक, उमर खालिद, इन लोगों का क्या दोष है? राम रहीम जमानत पे बाहर आते हैं, आसाराम जमानत पे बाहर आते हैं रेप केस में। उमर खालिद जिसने सिर्फ सिस्टम से सवाल पूछा था वो बाहर नहीं आता है। तो फिर ऐसी अदालतें किस काम की हैं? यहाँ पर बैठे हुए लोग क्या देख के तय कर रहे हैं? वो रेप पीड़िता रो रही है और सरकार, बीजेपी सरकार, जो अपने आप को बताती है कि वो फीमेल्स के लिए बहुत कुछ कर रही है, लाडली बहन योजना लाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाती है। हालांकि उस योजना का 80% फंड सिर्फ उसके प्रचार में खर्च हुआ है, 87% लाडली बहन का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और उस योजना के पोस्टर पर भी हमेशा प्रधानमंत्री रहे जो कि एक बेटे हैं, बेटी भी नहीं पोस्टर पर आई। उसके बाद इस देश में रेप हुई महिला के लिए कोर्ट उस अपराधी को जमानत दे रहा है और वो लड़की रो रही है तो पुलिस उसको वहां से हटा दे रही है। कैसे मैं मान लूं कि इस देश में सिस्टम काम कर रहा है? रेप एक बहुत हीनियस क्राइम होता है, आप जमानत किस बेस पे दे सकते हैं? जिस इंसान ने ये काम किया है, सजा मिली है, मुझे इस बात का शक नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो बाहर निकलेगा तो किसी दूसरी लड़की पर भी वही नजर डालेगा। तब आप क्या करेंगे?
आप कह रहे हैं उन्नाव रेप पीड़िता की फैमिली को आप सिक्योरिटी दे देंगे, डायरेक्ट एसपी इन्वॉल्व रहेगा उनके परिवार की सिक्योरिटी के लिए। उस उन्नाव में 1 लाख महिलाएं और रह रही हैं, उनकी सुरक्षा मायने नहीं रखती है। जो इंसान एक बार बलात्कार कर सकता है वो दोबारा नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप किसे जमानत दे रहे हैं? कौन लोग हैं वो? सिर्फ वो एक स्पेसिफिक पार्टी से आते हैं इसलिए वो इतने पावरफुल हैं? मुझे नहीं लगता। इस देश में औसतन उत्तर प्रदेश में 3,500 बलात्कार हर साल होते हैं। आपको सिर्फ एक केस पता है, पूरे देश में संख्या 10,000 के पार चली जाएगी। और ये तो रिपोर्टेड है। और ये रिपोर्टेड है। बहुत सारी स्टेजेस में आप गांव में जाएंगे तो स्पेसिफिक जो छोटी कास्ट, दलित कास्ट, पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं, उनके पास इतना पैसा, इतने गट्स भी नहीं है कि वो थाने जाके कंप्लेन कर सके। वो उस रेप को हर दिन जी रही हैं। वो महिला जिसका बलात्कार हुआ उन्नाव रेप केस में, वो भी अपने रेप को हर दिन जी रही है। रेप एक दिन की घटना नहीं है, वो एक मेंटल ट्रॉमा है जिससे होकर आपको हर रोज गुजरना पड़ता है। लेकिन रेप के साथ साथ उसकी बॉडी पर जो चोट के निशान हैं, जिस तरीके से उसकी बॉडी को डैमेज किया गया है, आप सोचिए वो कैसा दिखाता है कि वो एक रेपिस्ट नहीं है, वो आदमी एक मर्डरर भी है, मास मर्डरर है। उसकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ। फिर आप कैसे, मतलब आप कर कैसे सकते हैं? इतना बड़ा फैसला देने वाले जज डरते क्यों नहीं है? जो ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं वो मरते क्यों नहीं है? ये अदालतें क्यों नहीं गिर जाती जिनके भीतर इतना बड़ा अपराध डिफेंड किया जा रहा है? और आप टीवी चैनल्स को देखिए, फीमेल एंकर्स, अंजना ओम कश्यप, पत्रकार होने से पहले तो आप एक महिला हैं। राइट। मुझे नहीं लगता भाजपा के नेताओं जो ये फैसला देने के समर्थन में है, वो जज जब अपने घर गया होगा तो उसने अपनी पत्नी से, अपनी मां से, अपनी बेटी से किस तरह नजर मिलाई हो। आज जो लोग इस फैसले के साथ खड़े हैं वो अपने घर में महिलाओं से कैसे नजर मिलाएंगे? जो साथ खड़े हैं उनका क्या दलील है? क्योंकि मैंने उनकी दलीलें नहीं देखी। लीगली अगर कोर्ट ने कुछ किया तो हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। क्योंकि लीगल क्लॉज है तो बस लीगल क्लॉज है। उसको कहीं पे भी एक्सरसाइज कर दो, क्योंकि कोर्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जाम्पल सेट करना भी। ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप? आप तो प्रमोट कर रहे हैं ना रेप को। हाँ, कि तो करना सीधा कोई कहूंगा, बात नहीं। मुझे इस बात का डर नहीं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा, मगर ऐसे जज, इनकी नियुक्ति पे मुझे शक है। इनको किन लोगों ने नियुक्त किया है, किसके लिए काम कर रहे हैं? शक है या यकीन है? मुझे यकीन भी है। और मैं इस चीज से आहत हूं कि ये आप दूसरे रेपिस्ट को एक पावर दे रहे हैं कि तुम रेप करो, तुम्हारी जमानत की गुंजाइश इस देश की न्याय व्यवस्था में बनी हुई है। और ये दर्दनाक है। जब ये चीज आम हो जाए तो आप सोचिए कितना दर्दनाक होगा कि दूसरा रेपिस्ट भी जमानत के लिए तैयार बैठा है और वो फिर इस केस का हवाला देगा कि इस केस में सो एंड सो इस आदमी को जमानत मिली थी, तो अगर कोर्ट इसे दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं? और कोर्ट उस चीज को नहीं डिफेंड कर पाएगी तो आपको उसे भी जमानत देनी पड़ेगी। तो इस देश में बलात्कारी खुलेआम घूमेंगे जमानत पर, और इस देश में जो लोग सही सवाल उठाने वाले लोग हैं वो जेल के अंदर बने रहेंगे। बिल्कुल। एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के जेल जाते हैं, केजरीवाल जेल जाते हैं, नो मैटर वो अच्छे हैं बुरे, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एक रेपिस्ट जेल में क्यों नहीं है? उसको जमानत आप क्यों दे रहे हैं? तो नाउ रेप केस इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश के पूरे इकोसिस्टम पर एक तमाचा है कि टैक्स देने वाले 28% जीएसटी देने वाले देश के लोग, तुम्हारे घर की बहन बेटियों की आबरू ना बचा पाने वाली सरकार, अगर किसी महिला का रेप हुआ है तो उसके लिए भी सरकार दोषी है। क्या कर रही थी पुलिस? क्या कर रहा था पूरा सिस्टम? हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि हमें सुरक्षा मिले, आप वो भी नहीं दे पाए। हम न्याय लेने के लिए कोर्ट जाते हैं ताकि हमें न्याय मिले, आप वो भी नहीं दे पाए। तो किस बात का देश है? क्यों बिलीव करूं मैं इस सिस्टम पे? क्यों मैं टैक्स पेयर बनूं? आई एम अ लॉयल टैक्स पेयर क्योंकि मुझे लगता है कि कल को कुछ होगा तो इस देश का जो इकोसिस्टम है वो मेरे साथ खड़ा होगा। आप किसी भी तरह से साथ खड़े हैं उसके। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इस पर आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी माँ को देवी की तरह पूजते थे, ऐसा बताया जाता है, ऐसा उन्होंने दिखाया भी कैमरे में, पैर छुए, पैर धोए। तो वो लड़की भी किसी की माँ बनेगी कल को, वो लड़की भी वो किसी है, की आज बेटी किसी है। के बच्चे हैं। तो आप कैसे उस चीज को देख रहे हैं? मतलब मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि इसको सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं लोग, कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आरजीकर केस में भी हमने देखा था जो कल्प्रिट था वो भी रिपीट ऑफेंडर ही था, और जनरली एक आध बार ऑफेंड करके आई थिंक इनकी तो हौसले और बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं हौसले। स्पेशली आप इस ओहदे पे बैठे हो या इतनी इन्फ्लुएंस के साथ आते हो। तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनका एग्जाम्पल दिया जाता है, वहाँ रेप की सजा मौत है। मैं मौत का समर्थन नहीं कर रहा हूँ,
पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम ऐसा ना कीजिए कि लोगों के हौसले और बुलंद हो जाए, जो कि आप कर रहे हैं, और वो निहायती गलत है। आप आज उस फैसले को ले रहे हैं, कल आपको अफसोस होगा जब कोई अगला मेंबर आपके घर से होगा, और वो किसी भाजपा के नेता की बेटी भी हो सकती है, किसी कांग्रेस के नेता की बेटी भी हो सकती है, किसी पत्रकार की बेटी भी हो सकती है। तब उन्हें इस दर्द का एहसास होगा, और मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो। इसलिए मैं आज इस बात को उठा रहा हूं कि ऐसे लोगों को समाज में खुला नहीं घूमने देना चाहिए। राइट। तो ये लेकिन एक तबका है या एक पार्टी से आते हुए लोगों को शायद आज ये इतना कॉन्फिडेंस है कि वो तो इम्यून है, एक तरीके का ये कॉन्फिडेंस दिखता है। क्योंकि अभी हम फैसले की बात कर रहे हैं, हम मतलब अभी उन्नाव रेप विक्टिम के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि लेकिन फैसले की बात हो रही है तो ये जो जज हैं दिनेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने एक फैसला दिया अडानी ग्रुप लेड कंपनी के लिए कि उनको फाइन किया 50 लाख का। अब ऐसे जजेस हैं, ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब जो जज आज दिल्ली हाई कोर्ट को तो हम कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, लेकिन जो अपना काम ईमानदारी से निभा रहे हैं उनको निभाने दिया जा रहा है। आप ये सोचिए कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी राजस्थान सरकार की कंपनी के साथ काम करती है और वो 1400 करोड़ के फर्जी बिल देती है। कितना पैसा? 1400 करोड़। हम में से 99% लोगों ने ये पैसा अपनी आंखों से नहीं देखा होगा और अपने जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे। जज सिर्फ जुर्माना नहीं लगा रहा है, उसने सीएजी से इसकी जांच की अपील भी की, रिकमेंड किया है कि इसमें बड़ा घोटाला है। जज भी अपने जीवन में 1400 करोड़ नहीं देख सकता है। जीरोस भी नहीं पता होंगे, मतलब नहीं मुझसे पता। पूछो, मुझे भी नहीं पता। क्या जहां 1400 करोड़ इन्वॉल्व होगा उस जज को 400 करोड़, 40 करोड़, 4 करोड़ ऑफर नहीं हुए होंगे? उसने मना किया होगा। एक ऐसा आदमी जो इस देश की न्याय व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। इमेजिन करिए अडानी कितना पावरफुल होगा कि एक जज वहां से रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। अडानी के खिलाफ बनने वाले वीडियोस डिलीट किए जाते हैं। जो मैंने स्टोरी की थी भागलपुर में, वो मेरे यूट्यूब से डिलीट हो गई, मुझे दोबारा अपलोड करनी पड़ी। और मुझे इस बात का डर नहीं है, यकीन है कि किसी दिन एक शो कॉज नोटिस भी आएगा, मानहानि का केस भी हो सकता है। तो क्या इस देश में केवल उद्योगपतियों का ही मान है? आम आदमी का कोई मान नहीं है। उद्योगपतियों का ये सिलेक्टिव नहीं, आप हर एक आदमी जो पैसा दे सकता है सरकार को, जिस इंसान ने कोवैक्सीन बनाई थी, कोविड वैक्सीन इंडिया में, पूना वाला ने, उसकी कंपनी ने कितना चंदा दिया है भाजपा को? किसी ने देखा आज तक? करोड़ों में दिया है। टाटा ग्रुप ने 746 करोड़ रुपए के आसपास बीजेपी को चंदा दिया और 44 करोड़ की सब्सिडी ली। अडानी चंदा देते हैं, यानी दो लोग मिलकर सारा इकोसिस्टम मैनेज कर रहे हैं, उद्योगपति और सरकार। जनता क्या मूर्ख है इस देश में कि बैठ के सिर्फ तमाशा देखेगी? सिर्फ एक चीज नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि जहां जहां माइनिंग हुई वहां वहां नियम बदले गए। रेलवे में अडानी की एंट्री कराने के लिए नियम बदले गए, एयरपोर्ट के नियम बदले गए ताकि एयरपोर्ट खरीद सके अडानी प्राइवेट तौर पर। अब एविएशन डिपार्टमेंट में भी नियम बदले गए ताकि अडानी की एंट्री हो। झारखंड में माइनिंग अगर हो रही है तो वहां भी नियम बदले गए। बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए नियम बदले गए। सिर्फ भारत नहीं, भूटान में भी अडानी बिजली बना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जाने के अगले दिन बाद अडानी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और भूटान को हम सब्सिडी दे रहे हैं और अपने देश के लोगों को भूखा मरने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से अडानी को प्रॉफिट आएगा। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, मैं भारत में उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी देश में उद्योगपतियों का होना बहुत जरूरी है, पर सिर्फ उद्योगपतियों के लिए देश चलेगा, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। और सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए देश चलेगा, इसके तो बिल्कुल खिलाफ। ये वही राजशाही है कि एक आदमी ही लंबे समय तक सत्ता में रहेगा। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, अडानी क्या बनाते हैं? मुझे एक पेन दिखाया जाए जो अडानी ने बनाया हो आज तक। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग है? जब वो कुछ नहीं बनाते तो पैसा कमा कहां से रहे हैं? लाइसेंसिंग से। आप वो चीजें बना रहे हैं जिनकी जरूरत कल पड़ने वाली है और उसमें मोनोपोली होगी। आप बिना बिजली के नहीं जी सकते हैं। उस बिजली को अडानी आने वाले 10 साल में पूरी तरह से एक्वायर कर लेंगे। आप बिना इंटरनेट के नहीं जी सकते हैं। उस इंटरनेट को आने वाले 10 साल में अंबानी पूरी तरह से एक्वायर कर लेंगे। जब आपके जीने की 2 बेसिक सुविधाएं जिससे पूरा देश रन हो रहा है, इंटरनेट के बिना पूरा वर्किंग सिस्टम बंद हो जाएगा इस देश का, और बिजली के बिना इंटरनेट भी बना रहेगा तो भी बंद हो जाएगा। तो जब ये दोनों किसी एक इंसान के पास होंगे तो आप इमेजिन करिए आप किस तरीके की डेमोक्रेसी में जी रहे होंगे। फिर तो सरकार भी इतनी पावरफुल नहीं रहेगी कि जनता को इन लोगों से बचा सके। मैं उस कल से डरता हूं। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो वो कल इतना खतरनाक होगा कि आपके बच्चों के पास
अपने जीवन जीने के फैसले खत्म हो जाएंगे। आप इमेजिन करो नेहा, एक आदमी 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दे, जिसके पास उसका पूरा एक्सेस है, और वो आपसे कहे कि कल से ये तब ऑन होगा जब आप 1000 रुपए पर डे देंगे, और वो कहेगा हम इसी रेट पे Extortion बेचेंगे, है। हम इसी रेट पे बेचेंगे, आपको नहीं खरीदना, आप मत खरीदिए। तब आप क्या करेंगे? देंगे पैसे। आप देंगे। आपने ऑक्सीजन के लिए दिए ना पैसे, जिस सिलेंडर की कीमत 1200-1300 थी, आपने 36,000 में खरीदा, क्योंकि उस चीज का क्राइसिस था। लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। अंबानी फ्री में जियो लाए थे ना, उसके बाद लिए ना पैसे लोगों ने, और सबसे महंगा रिचार्ज है उनका, आप दे रहे हैं। तो कल का आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप आज में जी के आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। और गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है? आधार का डेटा हमने गवर्नमेंट को दिया था, अंबानी के पास कैसे पहुंच गया? आधार का तो मजाक ही बना हुआ, तो हर जगह बिखरा हुआ है, हर जगह, मतलब तो सारा सवाल यही है कि इंडिया के भीतर ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मीडिया जिस चीज के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए था, मीडिया उस चीज के लिए 0% अकाउंटेबल है। आप पिछले 10 साल में देश के 5 बड़े पत्रकारों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। रजत शर्मा, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल पर, हेल्थ सिस्टम पर कितने शो किए। अंजना ओम कश्यप, उन्होंने इन दोनों चीजों पर कितने शो किए। श्वेता, कितने शो किए उन्होंने। जब सुधीर चौधरी, कितने शो किए। 15 करोड़ रुपए सैलरी है उनकी। किस चीज का 15 करोड़ रुपए लेते हैं? सरकार के समर्थन का। और क्या वो ऐसा कर रहे हैं जिसका उन्हें 15 करोड़ दिया जा रहा है? वैसे एक सुधीर चौधरी में एक बात बताइए, दूरदर्शन तो हमेशा से ही गवर्नमेंट का माउथ पीस टाइप ही होता था, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा 15 करोड़ देके कि कुछ एक्स्ट्रा बोल देंगे सरकार के लिए? मैं कह रहा हूं, जब ये बात उन्हें पता थी तो माउथपीस बनने गए क्यों? मुझे पता है दूरदर्शन माउथपीस है और मैं एक पत्रकार हूं, तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। पैसे के लिए? पैसे के लिए गए, और पैसा इसलिए मिलेगा क्योंकि आप सही सवाल नहीं पूछेंगे। नहीं, वो बोल रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन इन दिल्ली। टू मच डेमोक्रेसी, Imagine। और यही डेमोक्रेसी उन्हें बोलने की आजादी दे रही है। और मैं ये उनके मुंह पे टेप लगा दूं तब वो मान लेंगे कि नहीं, डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल है, और उनका मुंह बंद करने से या पब्लिक का मुंह बंद करने से पोल्यूशन बंद हो जाएगा इस देश में। ये एक नैरेटिव है जो आप बनाते हैं। और ये ट्रिकल डाउन होके आ रहा है। इनफैक्ट मैं भी जिन लोगों से मिलती हूँ, मैं उस दिन सुन के हैरान हो गई, वो एक्चुअली ये बात रिपीट कर रहे थे कि अरे इंडिया में इतना पोल्यूशन है ना। जब बीजिंग का एग्जांपल दिया ऐसे ही, जैसे नॉर्मल कैजुअल टॉक में, मैंने बोला बीजिंग में भी तो था ना, तो उन्होंने भी किया। तो दिस पर्सन वाज लाइक एक्वेंटेंस ही है, रोज मिलना जुलना होता है, तो लाइक कि नहीं क्योंकि ना यहाँ डेमोक्रेसी है। और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये सोर्स कहाँ से है। तो ये सोर्स मतलब ये वाकई जो हम नैरेटिव बोलते हैं वो मैं देख रही हूँ बनते हुए, क्योंकि इन लोगों को सही रीजंस पता ही नहीं चल पाते। आप चाइना से कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं, ठीक बात है, आप कह सकते हैं। वही चाइना अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा नहीं मानता है। इंडिया का गया हुआ एक ब्लॉगर, उसने वहां ब्लॉग बनाया कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है। 24 घंटे उसको एयरपोर्ट पर कस्टडी में रखा, खाना और पानी दोनों चीजें नहीं दी। अरुणाचल की क्या रेसिपी हैसियत है को भी नहीं प्रधानमंत्री की कि इस चीज पर सवाल कर सके चाइना से? क्या पीएम की हैसियत है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आप पाकिस्तान के बारे में 4 बातें बोल सकते हैं चुनाव के समय, पर आपकी हैसियत नहीं कि आप चाइना पे सीधे तौर पे बोल सकें कि चाइना होता कौन है ये कहने वाला कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। और पाकिस्तान पर हम पीओके का दावा कर रहे हैं। यानी जो कमजोर है, जिसको हम एक बार में हरा सकते हैं, उससे लड़ने के लिए हम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन जो ताकतवर है, जिससे हमें असली खतरा है, उससे बोलने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। तो मैं कैसे मानूं कि आप एक मजबूत नेता है? हजारों करोड़ रुपए आपको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेता बनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। फ्री में बन के दिखाइए, तब बात है। इतना पैसा मैं डॉली चाय वाले पे लगा दूं, वो भी देश का सबसे पावरफुल आदमी लगेगा। राइट। तो बात पैसे की है, वो पैसा हमारा आपका है। सुलभ शौचालय के गेट से लेके अनाज मिलने वाले झोले तक पर पीएम की फोटो है। तो मैं कैसे उस चीज को इग्नोर करूंगा? मुझे लगेगा ही इज अ पावरफुल पर्सन, पर पावर दिखाने की जब बारी आती है तब वो गायब हो जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी लेना पावर है। मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 125 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीएम मोदी ने कितनी की? नहीं की। डरपोक है आप। फिर आप सवाल से डरते हैं, और कोई सवाल ना करे इसलिए आप लोगों को खरीदते हैं। तो फिर आप में और चोरों में क्या फर्क है? चोर भी तो यही काम करता है ना। कोई उसको चोरी करते देख ले तो कहता है थोड़ा पैसा तुमको भी दूंगा, चुप रहना। वही इस देश में चल रहा है।
राइट। मैं स्कैम्स पे आना चाहती हूँ, लेकिन आपने अभी जो एक बोलते बोलते एक स्टेटमेंट आई कि भाई जिसको हम एक बार पे हरा सकते हैं उसके खिलाफ तो हम बोल सकते हैं, बट आज वाकई क्या हम पाकिस्तान को, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो अपनी स्ट्रेटेजिक हमने इक्वेशन चेंज होते हुए देखी, तो क्या आज वाकई हम उसको भी एक बार पे हराने की हालत में हैं, कंसिडरिंग कि चाइना से सीधा सीधा सपोर्ट है? मेरा सवाल ये है नेहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी? बॉर्डर सिक्योरिटी आपके हाथ में है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि कुछ लोग घुसकर आए, दिन में फायरिंग करके कुछ लोगों को मार करके और चले गए? अब आप कहीं जाके बम फोड़िए, पर क्या आप उन लोगों को ढूंढ के गिरफ्तार कर पाए? नहीं कर पाए। दिस इज अ फेलियर। फेलियर को कवर करने के लिए आप एक एयर स्ट्राइक करते हैं जिसमें आप ये बताते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं तुम्हारे घर में पत्थर मारूंगा तो तुम अपने सबसे सेफ कमरे में बैठोगे। क्या मतलब है इस चीज का? आपने सीजफायर उल्लंघन किया, आपने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान ने जो गोलियां चलाई उसमें भी हमारे लोग मारे गए। मतलब एक मौत का बदला लेने के लिए आपने कुछ मौतें और करवा दी, और वहां क्या हुआ इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाए। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ आप उन लोगों को पकड़ क्यों नहीं पाए? पठानकोट में जो हिस्सा हुआ उसमें कौन लोग शामिल थे, आप उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाए? जब आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आपका काम है प्रॉब्लम होने से पहले उसको रोकना। प्रॉब्लम के बाद अगर किसी को आप मार दें तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपने लोग खो दिए। कश्मीर ने अपनी छवि हिंदुस्तान में खो दी। आने वाले 5 सालों तक लोग कश्मीर में फियरलेस होकर नहीं जा पाएंगे। डर है लोगों में। उसका असर कश्मीर पे क्या पड़ेगा? उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है। आपने क्रश कर दिया। अब आप करते रहिए एयर स्ट्राइक, खेलते रहिए फाइटर प्लेन। उससे मुझे कोई फायदा नहीं, उससे पाकिस्तान को भी कोई फायदा है, नुकसान नहीं। आप फेल होते हैं तो आप उसको कवर करने के लिए अटैक दिखाते हैं। मेरा सवाल ये कि अमित शाह अकाउंटेबल हैं तो वो कर क्या रहे थे? तो बिहार के चुनाव में बिजी थे जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। एक होम मिनिस्टर को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए देश की सिक्योरिटी के लिए। वो वहां थोक में विधायक सांसद खरीदते घूम रहे हैं। इस काम के लिए हमने आपको होम मिनिस्टर नहीं बनाया है। आपका काम जो है आप वो करिए, तब मैं मानूंगा कि आप एक पावरफुल होम मिनिस्टर हैं। आप चाणक्य होंगे तो उससे मुझे क्या फायदा है? आपका चाणक्य होना भाजपा के काम आएगा, मेरे नहीं आएगा। मेरे काम आएगा आपका एक अच्छा होम मिनिस्टर होना, और उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान 145-50 करोड़ की आबादी वाले देश के सामने पाकिस्तान क्या है? क्या हैसियत है उसकी? और उसमें ट्रम्प बोल रहा है कि मैंने इंटरवीन करके रुकवाया, और आप उसमें कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो इंडिया को कह रहा है एक डूबती हुई इकोनॉमी है, और आप उसको माय डियर फ्रेंड कह रहे थे। कहां गई आपकी दोस्ती? तो आप एक अनमैनेज्ड इंटरनेशनल रिलेशन में काम कर रहे हैं, जहां आप सिर्फ तस्वीरें खिंचाने जाते हैं, जहां आप सिर्फ ये दिखाने जा रहे हैं कि जो सबसे पावरफुल नेता है उसके साथ मेरी एक तस्वीर है, इसलिए मैं बहुत पावरफुल हूं। जैसे लोग चिड़ियाघर में जाके शेर के साथ तस्वीर खिंचाते हैं और दिखाते हैं कि हमें डर नहीं लग रहा, बीच में कांच होता है। उसी तरह से सिस्टम काम कर रहा है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि प्रधानमंत्री ट्रंप के दोस्त हैं या नहीं है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि वो अपने देश के लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अभी जो बात हो रही है कि प्रधानमंत्री देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमने यूएस की बात करी, पाकिस्तान की बात करी, अभी जो बांग्लादेश में बात हो रही है, अभी बांग्लादेश में अभी एक जो हिंदू नौजवान को जलाया गया है, और जिस तरीके से कंडीशंस आ रही हैं, ये तो कोई बहुत पावरफुल मुल्क नहीं है, इसके लिए भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। और जबकि ये वो पार्टी, हाँ, क्योंकि ये वो पार्टी के पीएम हैं जो पार्टी बहुत दम भरती है कि हम तो हिंदुओं के इंटरेस्ट के लिए बहुत काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि तुम एक हिंदू की मौत पर क्यों नहीं बोल रहे हो। मुझे लगता है इंसान तभी मरता है जब वो इंसान होने से पहले हिंदू या मुसलमान हो जाता है। जिन लोगों ने उसे मारा वो पहले मुस्लिम थे, इंसान बाद में थे। जो इंसान मारा गया वो पहले हिंदू था, इंसान बाद में था। मेरा सवाल ये है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इस राष्ट्र के भीतर रहने वाले हिंदू ही आपके लिए अकाउंटेबल है, बाहर रहने वाला नहीं। क्यों? उसका कारण है क्योंकि वो आपका वोटर नहीं है, वो आरएसएस का वर्कर नहीं है, वो इन बाबाओं की मार्केट का कस्टमर नहीं है। क्योंकि आपका वोटर अगर वो हिंदू होता तो आप धरने पर आज बैठे होते। वो एक हिंदू था,
आपका वोटर नहीं था, इसलिए उसकी मौत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात इस देश के लोगों को समझनी चाहिए और उन मूर्ख युवाओं को समझनी चाहिए जो बेवजह का हिंदू होने का दम भरने के नाम पर इन नेताओं के पीछे चलते हैं और अपने फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मुझे बताइए, दंगे में किस नेता का बेटा या बेटी आज तक मारा गया है? जयशंकर इस देश के मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बेटे के पास भारत की नागरिकता नहीं है। कितना शर्मनाक है। नागरिकता ही नहीं है। इंडिया की नागरिकता नहीं रखी, फॉरेन की नागरिकता ले रखी। कितना शर्मनाक है। सारे मिनिस्टर्स के बेटे बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पढ़ाओ यहाँ पर। क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? यहाँ तो हमारे लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम IIT की फीस बढ़ा दे रहे हो, IIM की फीस बढ़ा दे रहे हो। तो जब आपको खुद पता है कि आपके देश की शिक्षा व्यवस्था कूड़ा है, इसलिए आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, तो हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? खुल के सच बोल दीजिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम किसी के काम नहीं आएगा। कोई बाबा किसी के परिवार को पैसा नहीं देता है। ना राहुल गांधी मेरा घर चला रहे हैं, ना प्रधानमंत्री मेरा घर चलाएंगे। ना हिंदू होने के नाते मेरा घर चल रहा है, ना मुस्लिम होने के नाते मेरा घर चल रहा है। मेरा घर मेरी पढ़ाई और कमाई से चलेगा। वो कैसे चलेगी इस देश में, उसका जवाब दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, सिख हूं या ईसाई। कितना खूबसूरत देश था हमारा। एक मुसलमान APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, एक सिख प्रधानमंत्री था। अब आप रिलीजन पहले देखते हैं, इंटेलेक्चुअल और नॉलेज नहीं देखते। साइंटिस्ट को राष्ट्रपति बनाने के लिए गट्स चाहिए, क्योंकि वो अपने डिसीजन अपनी पावर से लेगा। नहीं है। एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर था। ये मोदी की तो डिग्री पे सवाल है कि वो कितना पढ़े हुए हैं। इस बात को हटा देते हैं कि वो नहीं पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अनपढ़ आदमी को भी इस देश में लोकतंत्र प्रधानमंत्री बनने की सहूलियत है, लेकिन फिर वो अनपढ़ आदमी ये डिसाइड थोड़ी करेगा कि फॉग है, बादल है, मैंने डिसाइड किया कि इस समय प्लेन जा सकते हैं। और ये बात आप मतलब खुश होकर बता भी रहे हैं कि ये आपकी नॉलेज है। और टीवी चैनल इसको चीयर्स कर रहे हैं। और जो ऑडियंस में बैठे हैं वो सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, बट वो कुछ नहीं बोल रहे वो नहीं बोल रहे हैं। सोचिए उस दिन इस देश के वैज्ञानिक कितना आहत हुए होंगे जिन्होंने सालों पढ़ाई की। जब चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ तो एक वैज्ञानिक की जगह प्रधानमंत्री बता रहे थे कि वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। वैज्ञानिक किस काम के हैं? बट आजकल के तो वैज्ञानिक भी नींबू मिर्ची लगा रहे हैं प्लेन्स में। देखिए, आस्था एक ऐसा मसला है नया, मुझे उस चीज से कोई बुराई नहीं है। एक वैज्ञानिक टीका लगा करके अपनी लैब में बैठ के काम कर सकता है, पर सिर्फ टीका ही लगाएगा ये उसका काम नहीं। आप नींबू मिर्च लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी आस्था हो सकती है, मगर आप अपनी आस्था मुझ पे जब थोपेंगे तब मुझे समस्या है। आप लगाइए, नींबू मिर्च लगाइए, तरबूज लगाना शुरू कर दीजिए। आपका पर्सनल स्पेस है, मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा। पर अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप तरबूज क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो ये मूर्खता है और इसका मैं समर्थन नहीं करूंगा। 25 दिसंबर है, क्रिसमस जहां जहां सेलिब्रेट हो रहा है, लोग जाके वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाँ, क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री चर्च जा रहे हैं, तो इस चीज का समर्थन कौन कर रहा है? धर्म पर हमला करने की चीज नहीं है, धर्म मानने की चीज है। आप नहीं मान पा रहे हैं तो आप दूसरे धर्म के ऊपर गुस्सा निकाल के अपने मोटिव को पूरा कर रहे हैं। अभी एक डिबेट हुई लल्लन टॉप नाम के एक चैनल पर, हाँ, राइट, कि डज गॉड एग्जिस्ट। उस देश में ये बहस हो रही है जहां भूखमरी चरम पर है। लाख से ज्यादा बच्चे हर साल इसलिए मर जा रहे हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं वो इस काबिल नहीं है कि अपना पेट भर सकें। उस देश में इस बात की बहस जरूरी है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं साबित कर रहा हूं कि नहीं करता है। अगर करता तो 80 करोड़ लोग भूखे नहीं मर रहे होते। भगत सिंह ने कहा कि धर्म मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि धर्म मेरी कोई मदद नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने कहा मैं नास्तिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान बुरी चीजों को रोकने में सक्षम नहीं है, और मुझे होते हुए दिख रहा है। तो इस डिबेट की जरूरत क्या थी? एक आदमी आए जावेद अख्तर जैसा इंटेलेक्चुअल और वो इस चीज को डिफेंड करे कि नहीं भगवान नहीं है, और एक आदमी आए जो रिलीजन को मानता है और जो मिसोजिनिस्ट है, जो पेट्रियार्की से भरा हुआ है, जो खुद तय करना चाहता है कि लड़की किससे शादी करेगी, ये फैसला उसके हाथ में रहे। आप उसको एक नेशनल चैनल पे बिठा के डिबेट करवा रहे हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है नहीं। ये मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या है? डिबेट इस बात पे होनी चाहिए थी कि गवर्नमेंट एजुकेशन को फ्री कैसे करेगी।
नहीं हो रही उस पर डिबेट, क्योंकि वो सरकार को काम करने के लिए प्रमोट करे। सौरभ द्विवेदी इतने पढ़े लिखे पत्रकार हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि उन्होंने इतना गलत फैसला कैसे लिया। एंड चॉइस ऑफ गेस्ट आल्सो, और इस चीज पर गेस्ट कि डस गॉड एग्जिस्ट, मतलब जिस बहस के कोई माने नहीं है, जिस बहस से ये तय नहीं हो सकता कि देश का विकास थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ेगा, आप उसके समर्थन में थे क्योंकि थोड़ा टीआरपी आएगी, व्यूज मिलेंगे। सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकार को अगर अब व्यूज के लिए ये करना पड़ रहा है तो आप समझिए कि लोग ने उन्होंने भी सुनना बोलना बंद कर दिया। लोग सो रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि वो जागेंगे नहीं, वो जब जागेंगे तब आपसे पूछेंगे कि मैं आपको जिम्मेदारी देकर गया था, आपने 10 साल में बेड़ा गर्क कैसे कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप पावर में हैं आप लोगों का शोषण करिए, आप दूसरी पार्टियों को दबाइए, देश का विकास नहीं हो रहा है। नेहा, जिस पार्टी ने 70 साल इस देश में राज किया, बहुत सारी कमियां हैं कांग्रेस में, इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को किनारे किया, लेकिन उसके पास 130 करोड़ रुपए का चंदा है आज 70 साल शासन में रहने के बाद। बीजेपी 11 साल शासन में है, 2024 तक उसके पास 10,000 करोड़ रुपए का चंदा था, सिर्फ 2024-25 में उसे 6,000 करोड़ और मिले, यानी 16,000 करोड़ रुपए। इस ग्रोथ के साथ अगर देश भी इसी % से ग्रोथ करता तो मुझे बीजेपी के चंदा लेने से कोई समस्या नहीं होती। रुपया गिर रहा है, इकोनॉमी गिर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन गिर रहा है, डेमोक्रेसी गिर रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। आपको एक मजेदार बात बताऊंगा, आपको हंसी आएगी लेकिन बहुत शर्मनाक बात है। बीजेपी ने एक पोस्टर शेयर किया था आज से 2 साल पहले, उसने 8 दिन में 2 करोड़ लोगों को भाजपा ज्वाइन कराई सदस्यता अभियान के जरिए, मिस कॉल मारो, पर्ची भरो। वो बीजेपी जो 8 दिन में 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा सकती है, वही बीजेपी 5 साल में 65 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, उनको नहीं रोक पाई। तो इंटेंशन आपका क्या है? इंटेंशन आपका पर्सनल ग्रोथ है। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं, देश को विश्व का सबसे मजबूत देश नहीं बनाना चाहते। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास 5 साल का टाइम था, ये तो आपने 8 दिन में कर दिया। आप 2 करोड़ लोगों को किसी स्किल प्रोग्राम में ज्वाइन करा के दिखाते, तब मुझे समझ में आता। वो हालांकि उनसे गलती हो गई, वो कहने वाले थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार नहीं देंगे, 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। वो गलती से बोल गए कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करा देंगे। तो जिन्होंने ज्वाइन करी, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जिसके पास करने को कुछ नहीं होता है वो कुछ भी ज्वाइन कर लेता है। लोगों ने बजरंग दल भी ज्वाइन कर रखा है। राइट। तो ये इनका जो इतना इनका अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है, इनके सोर्सेज आप क्या मानते हैं? कॉर्पोरेट फंडिंग है, प्योरली कॉर्पोरेट फंडिंग है। कोई अभी स्कीम्स एक में? रिपोर्ट आई थी नया, मैं उसको सही से स्टडी नहीं कर पाया। वो रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी ने जो चंदा लिया क्राइसिस के समय, चाहे कोविड का हो या प्रधानमंत्री राहत कोष में हो, वो अननोन सोर्सेज से आए हुए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट जैसे किया गया है, वो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक सीएजी को कि आपने चंदा प्रधानमंत्री के नाम पे लिया, वो पार्टी में कैसे चला गया। वो एग्जैक्टली यही बात हो रही थी कि वेबसाइट पे प्रधानमंत्री योजना में डालो तो लेकिन रिफ्लेक्ट इनके अकाउंट में कर रहा है। तो वो कैसे हो सकता है? ये बहुत मतलब एक मिली जुली सिस्टम में आप इस चीज को कर रहे हैं और आप समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं, लोगों को पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, हम उतने अवेयर नहीं हैं, लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन के बारे में सोचिए। बट मैं ये सब लोगों को मूर्ख भी नहीं मानती राघव, क्योंकि मेरे पास कुछ एक बहुत कम है थैंकफुली, लेकिन ऐसे डीएम्स भी हैं कि अगर उनसे ये वाली बात करो कि 10 करोड़ का चंदा, तो वो सीधा वो सिर्फ कांग्रेस के स्कैम्स दिखाते हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलते, कहते वो स्कैम किया, वो स्कैम किया। इसके बारे में कौन बोलेगा? मतलब जो इनको फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ को देखना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि उनके पास विजिबिलिटी नहीं है या वो देख नहीं पा रहे हैं या ये नॉलेज उन तक नहीं पहुंच रही है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। एक नया ट्रेंड है नेहा। अगर मैं कहता हूँ कि नेहा चोर है या नेहा कहती है कि मैं चोर हूँ, तो ये जवाब कैसे हो सकता है कि ये भी तो चोर है? हाँ, अगर मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे कांग्रेसी कह दे रहे हैं, तो ये आपकी मूर्खता है, मेरी नहीं। मैंने कांग्रेस से भी सवाल पूछे, कांग्रेस में भी कमियां रही हैं,
इसीलिए तो आज पावर में नहीं है वो, और आप हैं। तो आप कांग्रेस से अपना कंपेयर करें तो फिर आप कांग्रेस को दे दीजिए सत्ता, फिर मैं उससे सवाल पूछ लूं। अगर आपको लगता है कि आप अकाउंटेबल नहीं होना चाहते हैं तो किसी ऐसे आदमी को लाइए जो अकाउंटेबल होना चाहे। चित्रा त्रिपाठी इस चीज पर शो कर रही हैं कि राहुल गांधी को सर्दी लग गई, टी शर्ट से उन्होंने स्वेटर पहन लिया। राहुल गांधी के स्वेटर से सवाल पूछने से देश का कौन सा भला हो रहा है, वो भी प्राइम टाइम में, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, सब्सिडी देती है सरकार आपको हमारे पैसे से, उस पर आप ये मूर्खता कर रही हैं। आप पूछिए ना सवाल दिल्ली के पॉल्यूशन पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री से, आपकी हैसियत नहीं है आप पूछ पाए नाम लेकर के, लेकिन केजरीवाल से आप नाम लेके पूछते थे। हाँ। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सब्सिडी का पैसा आ रहा है वो रुक जाएगा, आपका सैलरी रुक जाएगा, EMI रुक जाएगी। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने पूछा था ना सवाल, निकाल दिया गया चैनल से। अजीत अंजुम ने पूछे थे ना सवाल, कहाँ है आज चैनल्स में। रवीश कुमार ने पूछे थे ना सवाल, छोड़ना पड़ा NDTV, खरीद ही लिया NDTV अडानी ने। तो ये लोग डरे हुए पत्रकार हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये डरे नहीं। देश में आज भी करोड़ों लोग हैं जो साथ में खड़े होने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस के नहीं, आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, जो सच के साथ खड़े होना चाहते हैं। आप एक बार हिम्मत तो करिए, आप कोशिश तो करिए सही सवाल पूछने की, पर वो आप नहीं कर पा रहे। राइट। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने ये जो हमने डिबेट की बात करी, एथीस्ट वर्सेस डज गॉड एग्जिस्ट, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मतलब चाहे जितना इन्होंने टाइम वेस्ट किया, बट क्योंकि हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वहीं पे हम जैसे अरावली की बात कर रहे हैं और इतने डिस्ट्रप्शंस, माइनिंग, चार धाम की यात्रा पे आते हैं। चार धाम की यात्रा भी इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ती है। तो यहाँ पे डज गॉड एग्जिस्ट, मतलब यहाँ तो सीधा सीधा अगर आप मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी तरफ से भी संकेत है कि जितने नंबर्स में आप आते हो, पहाड़ों को काटा जाता है आपके लिए, वो ठीक नहीं है नेचर के लिए। तो इसके बारे में आपके थॉट्स क्या हैं? मैं थोड़ा आपको इससे दूसरे पॉइंट पे ले जाऊंगा। आप यमुना को माँ कहते हैं, पिछले लगभग 20 सालों से इस चीज की कोशिश हो रही है कि यमुना साफ हो जाए, पर नहीं हो पा रही है। जब छठ करने की बारी आई तो एक अलग से पॉन्ड बनाया गया मिनरल वाटर से, यानी आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन चुपचाप, सामने से नहीं। सॉरी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में गृह मंत्री जाते हैं मध्य प्रदेश, वो कहते हैं कि यहाँ सरकार बनवा दो, हम सबको रामलल्ला के दर्शन कराएंगे, तो आप धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। आपने कुंभ ऑर्गेनाइज किया, बहुत सुंदर बात है, होना चाहिए, पर उसके बाद जो संगम में कचरा निकला वो इतने लाख टन था, उससे कौन सी नदी साफ हो गई? आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। आप कराइए चार धाम यात्रा, मगर नुकसान नहीं होना चाहिए पहाड़ों। तो आपका इंटेंशन वो है ही नहीं। आपने चार धाम यात्रा की अपील की और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया कि जाओ मरो, कोई मतलब नहीं है हमको। आप अकाउंटेबल बनिए, आप चार धाम यात्रा करवाइए, आप अमरनाथ यात्रा करवाइए, आप केदारनाथ यात्रा करवाइए, लोग जाएं। इस देश की खूबसूरत जगहों को देखने का सबको अधिकार है, अपने फेथ को जीने का सबको अधिकार है, लेकिन मरने का नहीं है। आप मरने के लिए छोड़ देते हैं लोगों को। आप कह रहे हैं भारत सबसे बड़ी सुपर पावर है, टॉप 3 पावर्स में से, और उसी देश की राजधानी में लोग छठ पे अपने घर जाना चाहते थे ट्रेन से और 16 लोग मर गए, सिर्फ इसलिए घर जाना चाहते थे। आप इमेजिन करो, आदमी कितने सालों से अपने घर नहीं गया होगा और वो कितना सोच करके कुछ पैसे बचा करके इस उम्मीद से जा रहा होगा कि ये पैसा मैं अपने घर पे दूंगा, साल भर से मैं अपने घर से बाहर हूं, जाके त्योहार सेलिब्रेट करूंगा, और उसके घर उसकी लाश भी नहीं पहुंची। कौन अकाउंटेबल है? रेलवे मिनिस्टर, वो रील बना रहे हैं। आप एक पैटर्न नोटिस करो, पहले ऐसा होता था, एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट था, एजुकेशन के लिए खुद फैसला लेता था, हेल्थ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट था, लोग जानते थे। अभी सारे मिनिस्टर के 3 काम है। पहला काम मोदी जी के हर ट्वीट को विद इन अ सेकेंड रिट्वीट करना, दूसरा काम मोदी जी जो कह रहे हैं उस बात का बिना सोचे समझे समर्थन करना, और तीसरा काम सुंदर वीडियो और रील बनाना। आपका काम क्या है आपको नहीं पता है। आप पपेट मिनिस्टर हैं, ऐसे मिनिस्टर्स को मैं पपेट बोलता हूं। वो तो मोदी जी के पास समय नहीं होता है और वो थोड़ा व्यस्त होते हैं क्योंकि उनको फोटो सेशन भी करना होता है, बाहर भी जाना होता है, तो निर्मला सीतारमण को बजट लॉन्च करना पड़ता है, वरना वो काम भी वो खुद करें।
मेरे को तो लगता है सारे काम वो खुद ही करते फाइनेंस मिनिस्टर का काम वो खुद करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर का काम वो खुद करते हैं, इसके अलावा जितने भी काम हैं जहां तस्वीर खिंचाई जाती है वो खुद करते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था किसी देश में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वहां का मेयर ट्रेन लॉन्च पर थोड़ा सा लेट पहुंचा तो ट्रेन अपने टाइम से निकल गई। निकल गई। इंडिया में जब ऑक्सीजन का ट्रक निकलना था तो आधे घंटे वेट किया गया, उसके आगे माला पहना के नेताजी ने फोटो खिंचाई, तब वो ऑक्सीजन का टैंक निकला। इस वजह से लगभग सैकड़ों लोग मर गए। ये वर्किंग प्रोसेस है, और इस पर अगर कोई सवाल नहीं करता है सिर्फ इसलिए कि वो भाजपाई है, तो ये बात जान लो कि मौत घर नहीं देखती है। मौत जिस दिन आएगी वो आपको ये देख के नहीं छोड़ेगी कि आप बीजेपी से चलिए आपसे कल मिलेंगे। वो आएगी तो वो सबको लेके जाएगी, राइट। और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली का वाटर लेवल गिर गया है, पॉल्यूशन हाई है। 10 साल बाद रहने लायक बचेगी ये जगह? 20 साल बाद रहने लायक आज बचेगी? जो बाहर से लोग आते हैं वो आज नहीं रह पाते। मैं कह रहा हूं आज आप रहेंगे मर के, क्योंकि आप यहाँ कमा रहे हैं, आप जी सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। लेकिन जब सिर्फ यही रास्ता होगा, या तो मौत या दिल्ली छोड़ो, तब आप दिल्ली छोड़ेंगे ना। तो मैं उस दिन का इंतजार क्यों करूं? मैं भाजपा वाला हूं इसलिए सिर्फ, तो इसका कोई रीजन नहीं बनता है। राइट राइट राइट। तो ये दिल्ली की बात हुई अब, क्योंकि मेरे दिमाग में 2-4 सवाल चल रहे हैं इस टाइम पे। एक तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे मैं ज़रूर आना चाहती हूँ, क्योंकि लेकिन पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने दिल्ली पे लास्ट अपनी बात कही। ये दिल्ली कटोरा 2025 में ही बन गई, उससे पहले नहीं थी। जब केजरीवाल थे तो सारा अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती थी, लेकिन अब अचानक उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन और पोजीशनिंग ही ऐसी हो गई है कि हम तो ट्रैप ही हो गए पोल्यूशन में। ये कटोरा 2023 में क्यों नहीं थी, जब रजत शर्मा केजरीवाल से सवाल पूछ रहे थे कि क्या दिल्ली वालों को जीने का अधिकार नहीं है, क्या वो टैक्स नहीं देते हैं? दिल्ली वाले तो अभी भी टैक्स दे रहे हैं, बल्कि टैक्स और बढ़ गया है। तो अब कैसे कटोरा बन गई? असल में कटोरा दिल्ली नहीं है, कटोरा रजत शर्मा के हाथ में है, जिसमें वो सरकार से पैसा ले रहे हैं। जिस दिन वो अपना कटोरा रख देंगे, उस दिन दिल्ली कटोरा लगना उन्हें बंद हो जाएगी। एक जर्नलिस्ट शो कर रहा है और कह रहा है कि आपके लिए मैसेज आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार। पत्रकार ये कह रहे हैं, पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बटुआ क्यों नहीं रखते? वो आदमी देश चला रहा है, उसके बटुए से आपका क्या लेना देना? आप प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे ग्लो कैसे है? क्या मतलब, क्या इन सवालों का स्तर क्या है? आप क्यों नहीं पूछ रहे कि वो दिल्ली के पॉल्यूशन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो जिस कमरे में बैठते हैं वहां पीछे फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर रखा हुआ है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। जब तुम्हें अधिकार है तो हमें क्यों नहीं है? डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं आप, ट्रक से पानी छिड़क के। आप मूर्ख ही बना रहे हैं ना हमको। पीने लायक पानी नहीं है दिल्ली में, सांस लेने के लिए हवा नहीं है, और कुछ दिन बाद रहने के लिए जमीन भी नहीं बचेगी। और ये कैपिटल है। सोचो नया, जब इस देश की कैपिटल का ये हाल है, तो जो एरिया इस देश की कैपिटल से बाहर है, जो रूरल एरियाज है, वहां लोग कैसा जीवन जी रहे होंगे? और वो भी तब जब इंडिया में इतना कास्टिज्म है। यहां तो आप केवल एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इस देश में मौजूद है। तो आप उस बारे में अवेयर ही नहीं है। आज 25 तारीख है, आज मनुस्मृति दहन दिवस है। अच्छा। अंबेडकर ने आज मनुस्मृति जलाई थी, और उस मनुस्मृति को लेकर आज सदन में चर्चा हो रही है। मतलब आप अंबेडकर के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। उस आदमी ने अपने पूरा जीवन बस इसलिए स्ट्रगल किया। कितना घोर अपराध है कि आपने उसे दलितों के नेता की तरह बस पोर्ट्रे कर दिया एक फोटो में। आप यहाँ आज बैठी एज अ फीमेल, इसमें अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान। उस आदमी ने डिसाइड किया हिंदू कोड बिल लाके कि महिलाओं के पास भी कुछ अधिकार होंगे, उनको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, वो पर्दे में नहीं रहेंगी, वो वोट देंगी। आज इस देश के बैंक से लेके टैंक तक अगर महिलाएं हैं तो उसके पीछे अंबेडकर है, और ये बात उन्हें पता नहीं है, क्योंकि आपने बस उसे एक दलित नेता की तरह पोर्ट्रे कर दिया। उस आदमी ने जो जीवन जिया, आप इमेजिन करिए, एक आदमी जिसको पढ़ने को मिला नहीं, मौका नहीं मिला क्योंकि वो दलित था, पीने को पानी नहीं मिला क्योंकि वो दलित था, फिर भी उसका स्ट्रगल देखिए कि उस देश का कानून भी उसी आदमी ने बनाया। वो जर्नी कितनी दुखदाई रही होगी। और फिर भी जब उसने वो कानून बनाया तो उसने कहीं भी बायस्ड होने की कोशिश नहीं की। उसने ब्राह्मणों को भी सेम अधिकार दिए, दलितों को भी सेम अधिकार दिए, पिछड़ों को भी सेम अधिकार दिए, और सबको सिंगल वोट दिया। और आप आज इस देश में उस चीज को सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, जिसको जला दिया था अम्बेडकर ने।
अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। अंबेडकर ने कहा कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ था पर मैं मरूंगा हिंदू नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। मैं नहीं कह रहा आप हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, लेकिन इसके भीतर जो कमियां हैं उन पर खुल के बात तो करिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप जिन लोगों की फोटो पर माला हार चढ़ा रहे हैं, आप बस उनकी फोटो को ही पूछते हैं, आप उनके सिद्धांतों को नहीं पूछते। प्रधानमंत्री ने खुद अंबेडकर को नहीं पढ़ा होगा, वरना वो आज ऐसे नहीं होते। एक वीडियो भी तो आई थी योगी जी की, जिस तरीके से वो फूल अर्पण कर रहे थे, फेक ही रहे थे, फेक अर्पण नहीं रहे कर थे, रहे थे, वो मतलब फेक ही रहे थे। हाँ, अंबेडकर की तरफ नहीं और अपने नेताओं की तरफ कर रहे थे। ये एक हेट है अंबेडकर को लेकर के, और अंबेडकर के नाम पर लोगों ने बस राजनीति ही की है, चाहे वो बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे कोई भी राजनेता हो। उसने बस अंबेडकर के नाम पर राजनीति की है। अंबेडकर के प्रोस्पेक्टिव को किसी ने जमीन पे नहीं उतारा, इवन कांग्रेस ऑल्सो। कि अंबेडकर का प्रोस्पेक्टिव कॉमन आदमी के लिए था, जिस आदमी को हमेशा जूठन ही मिली है। मैं एक सिनेरियो आपको समझाता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। एक बच्चा है जिसके फादर गटर साफ करते हैं, और अभी से नहीं, उनकी 4 पीढ़ियां यही काम करती थी। वो बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसका पहला फियर ये होता है कि कोई ये बात जान ना जाए कि उसके फादर ये काम करते हैं। एज अ कास्ट जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी वहां पर, वो तो एग्जिस्ट करती ही होगी, क्योंकि डीयू में आज भी 1400 प्रोफेसर्स में से 30-32 ही एससी कम्युनिटी से आते हैं। तो जब डीयू जैसे संस्थान में है तो गांव घर के स्कूलों में क्या हालात होंगे आपको पता है। अब वो बच्चा इस फियर में है, डिस्क्रिमिनेशन भी झेल रहा है, और गलती से किसी को पता चल गया कि उसके फादर गटर साफ करते हैं, तो वो स्कूल जाने से जी चुराएगा। उसका फादर जो रोज गटर साफ करता है, वो इस घृणा में जी रहा है कि मेरा बच्चा ये ना काम करे। वो अपने बच्चे को पीटेगा कि वो पढ़ा लिखा नहीं, कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता। और वो बच्चा पिट भी रहा है, डिस्क्रिमिनेट भी हो रहा है, और मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहा है। अब आते हैं उसकी फिजिकल हेल्थ पे, जिसकी 5 पीढ़ी गटर में ही उतर रही हूँ और रोज वो ऐसा केमिकल इनहेल कर रही हूँ, उसका डीएनए कितना कमजोर होगा। तो फिजिकली भी वो बच्चा फिट नहीं है। अब आप चाहते हैं कि उस बच्चे को एक प्रिविलेज्ड बच्चे के साथ बराबरी पे बैठने का अवसर दिया जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ये कितना अनैतिक बात है। उसकी 5 पीढ़ियों को अभी ये एहसास करने में लगेगा कि उसको भी इक्वालिटी का हक है, और 10 पीढ़ी बाद वो मेंटली, फिजिकली और सोशली हमारे आसपास खड़ा हो पाएगा। अभी तो 70 साल हुए, एक ही पीढ़ी गुजरी है। तो आप कास्ट को एक दूसरे नजरिए से देखने लगे, घृणा के नजरिए से। आपको अकाउंटेबिलिटी लेके माफी मांगनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में जब प्रोटेस्ट हुआ ब्लैक और व्हाइट का, तो व्हाइट्स ने घुटने पे बैठकर उनसे माफी मांगी। इस नफरत को खत्म करने का तरीका एक है, जिस आदमी ने गलत किया है वो माफी मांगे, उसका पश्चाताप इस नफरत को धो सकता है, घृणा नहीं धो सकती। आप जितनी नफरत करेंगे उतनी बढ़ेगी। आप जिस दिन ये मान लेंगे कि एज अ सवर्ण होने के नाते हमारे बाप दादाओं, हमारे पुरखों ने ये पाप किया था और उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, उस दिन उन लोगों के मन से भी वो नफरत निकल जाएगी। आप उस पर काम नहीं कर रहे। आप चाहते हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाए, इक्वालिटी आ जाए। कैसे आ जाएगी इक्वालिटी? मेरे दिमाग में वो बच्चा हमेशा घूमता है कि वो कैसे जीवन जी रहा होगा। आप पूरा दिल्ली घूम लीजिए, और कूड़ा उठाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, गटर साफ करने वाले में से अगर 5% भी सवर्ण निकल आएंगे, मैं आरक्षण खत्म करने का समर्थन करूंगा। नहीं मिलेंगे। तो जब नहीं है तो एक काम एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो गटर साफ कर रहा है वो दलित ही रहेगा। नहीं, कुछ ब्राह्मण गटर साफ करें और कुछ दलित मंदिर में बैठ के पूजा करें, इक्वालिटी आ जाएगी। अब तो आप एक ओबीसी को भी कथा नहीं पढ़ने देते हैं, यूपी में पीट देते हैं, और यहां आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक कास्ट हमेशा गटर साफ करती रहे। किसी ने कभी सुना है कि जमादार जी कहा गया हो, लेकिन पंडित जी कहा जाता है। दिस इज अ प्रिविलेज। जब आप फील नहीं करेंगे प्रिविलेज, जिसको बचपन से प्रिविलेज मिलता है ना, उसको कभी पता नहीं होता उसे प्रिविलेज मिला है। मुझे भी बचपन से प्रिविलेज मिला मेरे सवर्ण होने का, मुझे नहीं पता था। मैं नहीं पढ़ता तो शायद मैं जान भी नहीं पाता कि मुझे क्या प्रिविलेज मिला है। लेकिन मुझे उस पर गर्व नहीं है, मुझे अफसोस है।
और आपको ये अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। मुझे ब्राह्मण होने का कोई प्राइड नहीं, क्योंकि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, इट्स जस्ट एक्सीडेंट। और मेरे पास इस चीज का कोई प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ब्राह्मण थे और उनके पिता ब्राह्मण थे, इसलिए मैं ब्राह्मण हूं। तो इस चीज में मेरा क्या योगदान है, क्यों मैं इस चीज का प्रिविलेज उठाऊं? लेकिन वो जो अपनी गाड़ी के पीछे बड़ा बड़ा ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये एक डोमिनेशन है। किसी गाड़ी के पीछे आप कभी लिखा देखिए जमादार, नहीं लिखा होता है। आजकल वैसे चमार तो लिखा होता है। ठीक है, लोग आइडेंटिटी को लेके अवेयर हो रहे हैं तो लिख रहे हैं, पर प्रतिशत कितना है? मैं 1-2% एक्सेप्शंस को कॉमन नहीं मानता हूं। और वो तो ये भी कहते हैं वो इसलिए करते हैं इन रिटेलिएशन। हाँ, वही आप To रिटेलिएशन assert their से कैसे identity. इक्वलिटी लाओगे? मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब हर गाड़ी से कास्ट हटेगी तो हटनी बंद होगी। आप लिखिए, विवेकानंद का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, उनको भी गलत पोर्ट्रे किया जाता है इन रिलेशन ऑफ कास्ट का ही। वो लिखते हैं कि इस देश के सवर्णों को ज्यादा दिन तक सत्ता अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो संख्या में कम है। 80% लोग ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी से आते हैं। ये जिस दिन जागेंगे और इन्हें एहसास होगा कि इनके साथ गलत हुआ है, उस दिन इस देश के 14-15% लोगों को इस देश में रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो इससे पहले वो दिन आए, आप ये तय कर लीजिए कि आपको गलत के खिलाफ खड़ा होना है और माफी मांगनी है। इस देश की 2 बड़ी समस्याएं अगर हल हो जाए, एक कास्टिज्म और दूसरा पब्लिक को उसके अधिकारों के बारे में पता चलना, तो मुझे लगता है देश अपने आप खूबसूरत होने लगेगा। अभी मैं एक हवलदार से डरता हूं, मैं नेता से क्या सवाल करूंगा? और नेता भी इस देश में कैसे होते हैं? 3 बुलेरो स्कॉर्पियो से आते हैं, 2-3 गन वाले उनके साथ होते हैं, और फिर उतरते लगता है कि बस अब ये गुंडे ही आ गए। तो ऐसे आदमी के पास जाके आप पूछ पाएंगे कि मेरी रोड क्यों नहीं बनी? नहीं पूछ पाएंगे। बिल्कुल। अकेले चलने वाले नेता को लोग नेता नहीं मानते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? इस देश में जिस दिन नेताओं के कुर्ते पजामे की प्रेस की जो लाइन होती है वो बिगड़नी शुरू होगी ना, उस दिन मैं मानूंगा कि वो काम करते हैं। सदन में बैठ के बोलना नेता का सिर्फ काम नहीं है, वो उसके काम का 5% हिस्सा है। 90% जो आप ग्राउंड से रियलिटी लेकर आते हो उसको आप रिफ्लेक्ट करते हो सदन में। आप वो 95% नहीं कर रहे हो, पर ये 5% फोटो वाला काम आप कर रहे हैं, और इसमें कोई एक पार्टी के लोग शामिल नहीं, हर पार्टी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो पैटर्न है ना, पैटर्न चेंज ही नहीं हो रहा है। आपने बोला 2 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, सबसे बड़ी कास्टिज्म और दूसरा अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने का। कम्युनलिज्म के बारे में क्या कहना है कि आजकल, क्योंकि आपने जैसे बोला गाड़ियों के पीछे, ये भी मैं देख रही हूँ कि एक रीसेंट ट्रेंड है। बहुत आज से 10-12-15 साल में इतनी गाड़ियों पे हिंदू लिखा नहीं देखती थी, ब्राह्मण लिखा नहीं देखती थी, अब ज़्यादा है। ये कड़वी सच्चाई है नेहा, मैं अपनी क्लास में पढ़ाते हुए बात कहता हूँ कि भारत को आज़ादी ही दंगे के साथ मिली। हम आज़ाद जब हुए तो उस वक्त इस देश में दंगा चला, हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा। उसके कुछ साल बाद सिखों का दंगा हुआ, तो सिखों को मारा गया, सिखों ने भी कुछ लोगों को मारा। लेकिन उस वक्त एक बेहतरीन काम हुआ, इस नफरत को कम करने के लिए सरकार ने और इस देश के महान कलाकारों ने काम किया। हमने ऐसे गाने बनाए कि मझधार से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, इस देश के बच्चों से रखना संभाल के। हमने गाना बनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। नफरत को कम करने की कोशिश की जाती है, तब वो कुछ सालों में कम हो जाती है। ज्यादा दूर की बात नहीं होगी, मुझसे 2 पीढ़ी पहले के लोग, यानी मेरे दादाजी के फादर ने वो दंगा देखा होगा, और उनकी भी किसी करीबी को उस दंगे में मरते हुए देखा होगा। तो नफरत तो उनके दिमाग में है, और वो आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर भी करेंगे। लेकिन अगर उसके बचाव पर, उसको सुधारने को लेकर काम नहीं होगा, तो नफरत पास ऑन होती चली जाएगी। आप मूर्खता की हद देखिए कि अब हम सिर्फ 47 के दंगे पे बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बाबर पे बात कर रहे हैं कि उस नफरत के 200 साल पुराना जो और इतिहास था उस पर बात कर रहे हैं कि जो मुगल आए थे वो मुस्लिम थे, इसलिए इस देश के मुस्लिम भी गद्दार हैं। यानी हम उस नफरत को जो 30, 40, 50 साल में कम की गई थी उसे और बढ़ा रहे हैं। हम ये चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए।
और उसका बदला लेने के लिए एक और दंगा, ये खूबसूरत दुनिया नहीं है, ये तरीका भी नहीं है उस चीज को खत्म करने का, पर हम कर वही रहे हैं। इस देश में सरकार ये तो कहती है कि मुगलों ने गलत किया था, पर 200 साल अंग्रेजों ने क्या तुम्हारे पैर पूजे थे? उन पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो आपसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, वो आपसे ज्यादा पावरफुल थे, वो इंडस्ट्री बना रहे थे और वो आपका शोषण ज्यादा कर रहे थे। आप उन पे नहीं बोलते क्योंकि मुगल यहां पर हैं। ऐसा आपको लगता है कि हर मुसलमान मुगल है, तो आप पोलराइजेशन के लिए आप ऐसा कर देते हैं। क्योंकि अगर आदमी हिंदू हो जाएगा तो फिर वो अपने साथ कास्ट के शोषण और कास्टिज्म को खत्म करने की बात नहीं करेगा, और अगर कास्टिज्म खत्म हो जाएगा तो फिर आप पोलराइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले हिंदू बनाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र है 29 साल। 29 साल में वो आदमी बाबा है, देश का सबसे बड़ा बाबा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री उसकी आरती उतार रही है। अब इससे ज्यादा बुरा मुझे क्या देखना था अपने इस जीवन में? तो इसके बाद मैं उम्मीद नहीं करता हूं, एक अनपढ़ नेता ही ऐसा काम कर सकता है, पढ़ा लिखा नेता कभी नहीं करेगा। मैं अगर धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज कर रहा हूं कि वो पर्ची लिख के फ्यूचर बता सकते हैं, तो उस मूर्ख आदमी ने क्यों नहीं बताया कि पर्ची लिख के दिल्ली में ब्लास्ट होने वाला है? दूरदर्शी है, महान है, बता देते, कुछ लोग बच जाते। उसने पर्ची लिख के क्यों नहीं बताया कि कोविड आने वाला है? यानी उसके हाथ में चीजें नहीं हैं। लोग क्यों नहीं समझते हैं? सरकार से ज्यादा मैं उन लोगों से नाराज हूं जो इन बाबाओं के दरबार में जाके बैठे हुए हैं, और जो पैसा वो इन बाबाओं के चरणों में रख रहे हैं, अपने बच्चों को किताब खरीद के नहीं दे पा रहे हैं। 500 रुपए में अम्बेडकर की 6 किताबें आ जाएंगी, पढ़ाओ। अम्बेडकर कहते कहते मर गए कि पढ़ो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप जनता को कुत्ता बना रहे हैं, आप उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उसको कुछ रोटी के टुकड़ों पर अपने आगे पीछे घूमते रहना चाहते हैं। तो अम्बेडकर का विजन, गांधी का विजन, पटेल का विजन, भगत सिंह का विजन सब धरा का धरा रह गया। भगत सिंह कहते कहते मर गए कि मैं नास्तिक क्यों हूं, और इस देश में आज धर्म को सेलिब्रेट करा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं धर्म खत्म कर दो, मगर पढ़ो तो भगत सिंह को। वो आदमी जब मर रहा था नया, उसकी फांसी तय हो गई थी, आखिरी शख्स जो उससे मिलने पहुंचा, 24 घंटे बचे थे, उस आदमी ने कहा कि मुझे किताब ला के दे दो, मैं पढ़ना चाहता हूं। उसकी फांसी में लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, रेवोल्यूशनरी लेनिन। और जब 1 घंटा बचा था, तो जो वहां का पहरेदार था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगत सिंह से आके कहा कि 1 घंटा बचा है, कुछ खाना चाहते हो, पीना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि क्या मैं ये किताब पूरी भी नहीं कर पाऊंगा? तो वो अपने आखिरी दौर में भी पढ़ना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि शिक्षा ही एकमात्र तरीका है। भगत सिंह ने गोली चलाई, ये सबको पता है, बम फोड़ा, ये सबको पता है। वो आदमी 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में कितना पढ़ चुका था, ये क्यों नहीं पता है? तो पढ़ते नहीं है लोग हमारे देश में। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप वही इतिहास जानेंगे जो आपको बताया जाएगा। अगर आप धर्म को पढ़ेंगे नहीं, मैं इस बात का दावा कर रहा हूं, धर्म का झंडा उठा के घूमने वाले 99% लोगों ने, उनको यही नहीं पता है कि गीता रामायण धर्म नहीं है। धर्म 4 वेद, पुराण और उपनिषद है, जिनमें कहीं नहीं लिखा है कि मारपीट करो। 4 वेद के नाम नहीं पता होंगे, पुराणों के नाम नहीं पता होंगे, 9 पुराण, 11 पुराण, उपनिषद है 100 से ज्यादा, उनके बारे में नहीं पता होगा। मनुस्मृति कब से धर्म हो गया? रामायण, गीता कब से धर्म हो गई? राइट। गीता तो उपदेश है ना, लिखा हुआ है। रामायण महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है, ग्रंथ है, तो ये धर्म कब से हो गए? और जो वेद बना के गए ऋषि मुनि इतनी मेहनत करते थे, जो सब कुछ त्याग के जंगलों में रहते थे, तो उन्होंने लिखा एक लाइफस्टाइल वेद, जिसमें मेडिकल चीजें लिखी हुई हैं कि आप उपचार कैसे करें। वेद जो स्वर और राग सिखाता है, वेद जो आपको पॉजिटिव चीजें सिखाता है, वो किताबें लाइब्रेरी में धूल खा रही हैं, और आप मनुस्मृति पढ़ के इस देश का बंटाधार कर रहे हो। ये धर्म नहीं है, ये आप स्यूडो धर्म पढ़ रहे हो, जो पाखंडी लोग लिख कर गए। धर्म ये कैसे लिख सकता है कि एक आदमी मंदिर में आएगा और दूसरा नहीं आएगा? राइट। भगवान को नहाने की जरूरत पड़ेगी अगर उसको एक दलित छू लेगा, तो भगवान किस बात का है? फिर भगवान नहीं, आम इंसान है, उसे भी लाइफ बॉय दो। ये सब इसलिए बनाया गया ताकि पावर कुछ लोगों के हाथ में बनी रहे और ना जाए, और आज भी उसी चीज को रेप्लिकेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट चाहती तो जितना पैसा कुंभ पर खर्च कर रही है, उस पैसे में इस देश में लगभग 150 ऐसे स्कूल बन सकते थे जो वर्ल्ड में कहीं नहीं थे, मगर नहीं बने।
प्रायोरिटी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, कांग्रेस का कार्यालय, आम आदमी पार्टी का कार्यालय, बीएसपी का कार्यालय, इन कार्यालयों जैसे खूबसूरत एक भी अगर सरकारी स्कूल होता तो मैं मानता कि इन पार्टियों का विजन पहले देश का विकास था और अपना नहीं था। बीजेपी का जो कार्यालय 5 स्टार 7 स्टार बना है, वैसा एक स्कूल तो बनवा देती बीजेपी, मैं ज्वाइन कर लेता बीजेपी। कांग्रेस का जैसा कार्यालय वैसा एक स्कूल तो बनवा देती, पर उस पर आप नहीं खर्च कर रहे हैं। इसलिए मुझे आपकी नीयत पे शक है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। बट दिल्ली की जनता ने तो जब केजरीवाल ने स्कूल बनवाए तो उनको भी वोट नहीं दिए। तो आप, बिफोर वाइंडिंग अप, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारा नेशनल कैरेक्टर क्या है, मतलब हमारी जनता का, क्योंकि हमने अभी तक बात करी पॉलिटिशियंस का फॉल्ट है और जर्नलिस्ट का फॉल्ट है, अब हम कोर्ट्स की भी काफ़ी बदलती हुई भूमिका देख रहे हैं, लेकिन हमारे लोग, अब तो लिटरेसी भी पहले से बढ़ी है, अवेयरनेस भी पहले से बढ़ी है, तो जनता का कोई दोष नहीं है। वो बेचारी ऐसी जनता है जिसको जो मूर्ख बना रहा है वो बन रही है। अपना दिमाग सामने जो काम कर रहा है, मैं कहती हूँ जो पार्टी काम कर रही है, जो आपको केजरीवाल की भी बात छोड़ दो, कुछ भी जो हो रहा है सामने, जो आपके नतीजे लेके आ रही है, जो आपके लिए स्कूलों की बात करे, शिक्षा की बात करे, ना आप ऐसे चैनल्स देखते हो, ना आप ऐसी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हो, कोई तुम्हें डेटा दिखा दे तो तुम फिर कांग्रेस के डेटा पे पहुंच जाते हो। ये जनता क्या है और ये किस लीडरशिप से प्रभावित है? क्या ये बोला जा सकता है कि जब आज़ादी के टाइम पे भी जैसी हमारी लीडरशिप थी उसी तरीके की एक जनता का निर्माण हुआ, आज की जो लीडरशिप है क्या वैसी ही जनता का निर्माण हो रहा है? जनता लॉजिकल फैसलों को इमोशनल होके लेती है। मुझको इस चीज के लिए बिहार में कन्विंस किया गया। प्रधानमंत्री की माँ को एक आदमी ने गाली दे दी, इसलिए प्रधानमंत्री रोए और इसलिए मैं उनको वोट दूं। कितना नकारा बेटा होगा जो इस देश के सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठा है और उसकी माँ को एक सबसे कमजोर आदमी ने गाली दी है और वो एक्शन लेने की जगह रो रहा है। और इस चीज को 5 लाख 10 लाख 5 करोड़ लोगों को और बता रहा है कि मेरी माँ को गाली दी गई, देखो मैं कितना कमजोर हूं। तो इतने कमजोर आदमी के हाथ में आपने देश दे रखा। नो डाउट जिस आदमी ने काम किया ये नीचता थी, किसी की भी माँ हो, गाली नहीं देनी चाहिए, पर इस नाम पर वोट कैसे मांगा जा सकता है? आपको वोटिंग से कुछ दिनों पहले इमोशनल किया जाता है कि आप हिंदू होकर वोट दो, आप मुस्लिम होकर वोट दो। ऐसा नहीं कि बीजेपी अगर हिंदू के नाम पर वोट मांगती है तो कोई दूसरी पार्टी मुस्लिमों के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। लोग दोनों तरफ यही कर रहे हैं। पर आप पब्लिक होने के नाम पर मेरी पॉलिसीज को इवेल्युएट करके वोट दो, ये कौन कहता है? बट आप तो सेना के नाम पे भी मांगते हो। बीजेपी कहे ना कि मैंने जो वादे किए थे उनके नाम पर वोट दो। मैं आपको गिनवा रहा हूं, बुलेट ट्रेन कहां है, 2 करोड़ रोजगार कहां है, हर जगह बिजली पहुंची है, भारत विश्व गुरु बन गया है, काला धन वापस आया है, जितने अपराधी हैं सब जेल जाएंगे, सदन में एक भी दागी नेता नहीं बैठेगा, स्टेटमेंट था, कहां है? अब तो बाहर आ रहे हैं। रुपया डॉलर से ज्यादा मजबूत होगा, कहां हुआ? तो आपको भी पता है कि आपके काम के नाम पर अगर वोट देना पड़ा तो कोई नहीं देगा। तो आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अन्य चीजों के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं कंक्लूड करने से पहले आपको एक डेटा दिखाता हूं। भारत में 2014-2025 से के बीच में मूर्तियां बनाने पे जो खर्च हुआ है, चाहे स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, चाहे अन्य तरह की मूर्तियां हो, लगभग वो पैसा खर्च हुआ है 7700 करोड़ यानी 8000 करोड़ के आसपास। इतने पैसे में 8000 तो नहीं लेकिन 800 स्कूल बन सकते थे और उन सभी स्कूलों का नाम सरदार पटेल महाविद्यालय रखा जाता। तो मुझे लगता है सरदार पटेल को ज्यादा बेहतर से लोग जान पाते और उसमें एक सब्जेक्ट ऐड किया जाता कि कैसे सरदार पटेल ने 546 रियासतों को एकजुट किया। द सब्जेक्ट ऑफ यूनिटी आप पढ़ाते तो लोग जान पाते, मगर इंटेंशन वो नहीं था। दूसरा, मंदिर निर्माण और मंदिर से जुड़े क्षेत्रों को विकास के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो लगभग 98,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ के आसपास है। अयोध्या मंदिर निर्माण में 3200 करोड़ रुपए लगे और मंदिर के साथ साथ अयोध्या का डेवलपमेंट हो इसलिए 85,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। कहां हुआ ये मुझे नहीं पता है, मगर सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है।
यानी कितना पैसा हो गया, लगभग 1,07,000 करोड़। उसके बाद कुंभ मेले में लगभग 15 से 16,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। कुंभ में जाने वाले के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, जिसमें बहुत पैसा लगता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इससे बेहतर था कि आप ट्रेन फ्री कर देते। अगर आपको बहुत ही मूर्खता करनी थी तो आप ये भी कर सकते थे। 16-17,000 करोड़ खर्च हुआ, यानी 1,25,000 करोड़ रुपए। भारत का एजुकेशन बजट इस पूरे पैसे से कम है, और भारत का हेल्थ बजट भी इस पूरे पैसे से कम है। तो जब आप हेल्थ और एजुकेशन पर इन सब ढकोसलों से कम खर्च कर रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद कैसे करूं कि आप काम करेंगे। 85,000 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या को मैं इतने पैसे में एजुकेशन हब बना देता, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन हब। चाइना 150 करोड़ में ऐसा इंटरनेशनल स्कूल बना रहा है, जापान ऐसा इंटरनेशनल स्कूल बना रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल है, जहां बच्चे को 1 रुपया खर्च नहीं करना है, उसके घर से भी उसे सरकार उठा के लाएगी। और हम क्या बना रहे हैं, मंदिर जिसमें रहने वाले पुजारियों को पैसा सरकार दे रही, सैलरी, और लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इंटेंशन का फर्क है नया, हमारी नीयत नहीं है काम करने की। हमारे देश के नेता पैदाइशी कामचोर हैं, हमें ये मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी पार्टी से आते हो। आप मुझे कांग्रेसी कहें, भाजपाई कहें, आम आदमी पार्टी कहें, आप मुझे बहुजन समाज पार्टी का कहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेता पावर में आएगा वो चोर होगा, अगर आप उसे चोरी से नहीं रोकेंगे। सिंपल सी बात है। आप इस भरोसे पे सरकार को नहीं छोड़ सकते कि ये मेरी पार्टी के लोग हैं तो ये चोरी नहीं करेंगे। तो ये डेटा बताता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी में कितना बड़ा लूप होल है, और इसके लिए सब बराबर के जिम्मेदार हैं। 70 साल में अगर कांग्रेस ने भी इन चीजों पर खर्च किया होता तो स्थिति और बेहतर होती, मगर वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने कम से कम कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं किया। उन्होंने ये काम नहीं किया कि मैं अपने पड़ोसी का धर्म देख के उसने नफरत करने लगूं। मैं बस इस एक चीज में कांग्रेस का समर्थन करता हूं कि उसने धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने की पॉलिसी नहीं अपनाई। उसने गाने बनाए कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, जिसमें हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन था। राइट। आज आसाम अलग थलग दिख रहा है, मणिपुर अलग थलग दिख रहा है। प्रधानमंत्री वर्ल्ड के सबसे मजबूत नेता हैं। कभी कभी तो ट्रंप को भी वही फोन करके बताते हैं कि क्या करना चाहिए। पुतिन को बताते हैं कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो। मणिपुर क्यों नहीं जा पाते हैं? अब गए हैं जब चुनावी समय आने वाला है। 2 बेटियों को कपड़े उतार के घुमाया गया था वहां पर, तब क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री? तब प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के बारे में भी नहीं बोल पाए। तो मैं ऐसे नेताओं के समर्थन में नहीं जा सकता हूं। आप कुछ भी कहें, आप मुझे मारें, आप मुझे गाली दें, लेकिन सच तो सच है। मैं कह रहा हूं आप मुझे मार लीजिए, लेकिन मेरे साथ बैठ के बात करिए, और मुझे गलत सिद्ध करिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। और वो अकाउंटेबिलिटी आपको लानी पड़ेगी। टोटली। तो यहाँ पे हम अगर एक कंक्लूजन ले पाए तो ये भी है कि जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर इनसे काम करवाना है तो आप ये सोच के तो नहीं बैठ सकते कि इन्होंने किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। भक्त नहीं बन सकते। भक्त नहीं बन सकते। आप अगर नेता को भगवान बना देंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे उससे? फिर तो आप नहीं पूछ सकते ना सवाल। मैं भगवान से ये नहीं कह सकता हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं ये कह सकता हूं कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक ही हो। ये समस्या है। ये समस्या। और दूसरी समस्या ये कि तमाम ऐसे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, उनकी मौत पर भी जनता का चुप रहना खतरनाक है। आपको नहीं पता होगा कि मुकेश चंद्राकर की फैमिली किस हाल में है। आपको नहीं पता होगा कि उत्तराखंड के जो पत्रकार राजीव, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार किस हालात में है। क्योंकि ये पत्रकार आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अपने पैसों से आपके लिए काम कर रहे हैं। बॉर्डर पर एक आदमी शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है, क्योंकि देश के बाहर के खतरों से वो देश की रक्षा कर रहा है। एक पत्रकार जो देश के भीतर दीमकों से आपकी रक्षा कर रहा है, उसके लिए भी आपको वैसा सोचना पड़ेगा। कुर्सी को दीमक खाती है और कुर्सी पे बैठने वाले लोग देश को खाते हैं। तो अगर उससे कोई आपको बचा रहा है तो आपको मानना चाहिए कि उस इंसान ने जान आपके लिए दी है। सिर्फ स्टेटस लगाने से मुकेश चंद्राकर की लाइफ का मोटिव नहीं सिद्ध होगा। कल को मैं भी नहीं रहूंगा, हम लोग मारे जाएंगे। इस पागलपन में वो तमाम लोग जो नहीं शामिल होंगे मारे जाएंगे। जरूरी नहीं कि मैं जिंदा रहूं, जरूरी है कि ये थॉट कैरी ऑन रहे। कोई भी अमर नहीं है, मरेंगे प्रधानमंत्री भी और मैं भी। गांधी जी भी नहीं बचे, गौतम बुद्ध भी नहीं बचे। मगर अगर उस थॉट को आप नहीं जिंदा रख पाए,
तो बेकार है, फिर उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। थैंक यू राघव, काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ऑडियंस जो ये देख रही होगी उसको भी समझ में आ रहा होगा कि उसको कहाँ सवाल करने हैं और क्या ज़रूरी मुद्दे हैं, और आपने काफ़ी अच्छी विद डेटा एंड फैक्ट्स हमारे सामने एक एनालिसिस रखी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। और मैं एक किताब आजकल पढ़ रहा हूँ, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि किताब पढ़ी। इस किताब का नाम है अज्यूमिंग अवर सेल्फ टू डेथ, और ये एक नील पोस्टमैन की किताब है कि वर्ल्ड में कैसे टीवी ने लोगों को मरने और मारने के लिए उकसाया है, और कैसे टीवी ने आपसे सच को छुपाया और आपके सामने झूठ परोसा है। तो मैं चाहूँगा कि लोग इस तरीके की किताबें पढ़ें, और ये सिर्फ इस किताब का प्रमोशन नहीं है, द आइडिया ऑफ टेलीविजन कैसे काम करता है उस चीज़ को जानने के लिए इस किताब को पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, मैं भी अभी परचेज करती हूँ अमेजोन से ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू राघव, थैंक यू।